गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने कैलोरीमेट्री चैप्टर कंप्लीट किया था, है ना। कैलोरीमेट्री टॉपिक चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ध्यान है सबको। उसमें हमने यस सर। थर्मल एक्सपांशन और कैलोरीमेट्री पढ़ लिया है। ठीक है, थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, ये सब हमने पढ़ लिया है। ध्यान है सबको। रिवीजन कर रहे हो ना सब लोग? यस सर। नाउ इसमें एक और टॉपिक बाकी है, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पहले भी कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, कब ट्रांसफर होती है हीट। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। टेम्परेचर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, मतलब जब दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हो, एक हॉटर बॉडी है हायर टेम्परेचर, एक कोल्डर बॉडी है लोअर टेम्परेचर, तो हॉटर बॉडी के पार्टिकल्स के पास ज्यादा वाइब्रेशन होता है कंपेयर टू कोल्डर बॉडी के पार्टिकल्स के पास जो वाइब्रेशन होता है उसके कंपेयर में। समझ में आया? सो जो हायर वाइब्रेशन वाले पार्टिकल है अपनी एनर्जी कोल्डर बॉडी के पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इस ट्रांसफर को क्या बोलते हैं हम? हीट ट्रांसफर बोलते हैं। समझ में आया? हाँ। यस सर। यस सर। तो देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मतलब क्या? हीट का फ्लो, मतलब एनर्जी का फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर difference is called heat transfer, is called heat transfer. Now there are various modes of heat transfer. Modes of heat transfer. Conduction, ठीक है, then convection, then radiation. Conduction, convection and radiation. So एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक आइडिया तीनों का देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में। सिंपल टर्म्स में हम तीनों का आइडिया देख लेते हैं, बेसिक, ताकि एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। डिटेल में हमें कंडक्शन और रेडिएशन पढ़ना है। कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कंडक्शन और रेडिएशन, कन्वेक्शन वगैरह आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। ठीक है। सो कंडक्शन बेसिकली इसमें मीडियम इन्वॉल्व होता है। कंडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? मीडियम। जैसे मान लो, और मीडियम भी कौन सा होता है? सॉलिड। जैसे मान लो कि एक ये रोड है, ठीक है। आप इसको इधर से ऐसे हीट दे रहे हो, इधर से आपने बर्नर लगा दिया, तो इधर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू इधर की, होगा कि नहीं होगा? यस हम्म। सर। इधर का टेम्परेचर मान लो T1 और ये T2, सो T1 विल बी ग्रेटर देन T2, होगा कि नहीं होगा ज्यादा? आप इधर से हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो इधर के पार्टिकल्स को मिलेगी सबसे पहले हीट एनर्जी, तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा लेंगे। बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे सर। है ना। अब जैसे इधर का टेम्परेचर कंपेयर टू इस वाले रीजन से ज्यादा हो जाएगा, तो हीट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, हीट एनर्जी इस तरफ फ्लो होगी। हीट एनर्जी क्या होगी? इस तरफ फ्लो। कैसे फ्लो होगी? थ्रू पार्टिकल टू पार्टिकल। पार्टिकल्स फ्लो नहीं होंगे, देखो इधर, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, इसको एनर्जी मिली, ये वाइब्रेट हुआ, है ना, अपना टेम्परेचर बढ़ाया इसने और इसके वाइब्रेशंस इंक्रीज हो गए। ठीक है,
फिर ये क्या करेगा, इसके पास वाले पार्टिकल को थोड़ी अपनी एनर्जी दे देगी, तो ये भी वाइब्रेट हो जाएगा और ज्यादा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर ये अपने वाइब्रेशन इसके पास वाले को दे देगा, फिर ये अपने वाइब्रेशन इसके पास वाले को दे देगा। तो इस तरह से हीट आगे क्या बढ़ रहा है, इस तरह से आगे क्या बढ़ रहा है, पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं या हीट एनर्जी आगे बढ़ रही है इस रोड के अंदर? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आगे बढ़ रही है। समझ में आया क्या? इस तरह से इसमें क्या फ्लो हो रहा है, हीट एनर्जी फ्लो हो रही है ना। अब इस तरह की हीट एनर्जी को फ्लो को हम बोलते हैं कंडक्शन। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो इस रोड को मैं बीच में से ऐसे कट कर दूं, या बीच में से ऐसे कट कर दूं, तो क्या अब इस एंड का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? नो सर। नो सर। अब नहीं बढ़ेगा। समझ में आया क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बीच में मीडियम गायब हो गया। तो पार्टिकल से पार्टिकल जो हीट आगे बढ़ रही थी, या बीच में मीडियम ही गायब हो गया। समझ में आया? अब आप इसको गर्म करते जाओ, यहीं तक टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सो इट रिक्वायर्स मीडियम। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या फ्लो करता है, क्या इसमें ये लास्ट वाले पार्टिकल को एनर्जी देने के लिए क्या खुद यहाँ से पार्टिकल उठ के यहाँ आया था, या फिर एक एक करके पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी अगले वाले पार्टिकल को दी, नेबरिंग पार्टिकल को, फिर उस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी अगले नेबरिंग पार्टिकल को दी? तो एनर्जी आगे बढ़ी या फिर पार्टिकल खुद एनर्जी देने आया था? एनर्जी। एनर्जी ने ट्रेवल किया, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते। पार्टिकल तो अपनी जस्ट अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। समझ में आया क्या? है ना। सो इस तरह से मोलिकुलर कोलिजन्स जब होते हैं और एनर्जी आगे बढ़ती है, तो इस तरह की एनर्जी के ट्रांसफर को बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन बोलते हैं। समझ में आया? सेकंड जो होता है, और कंडक्शन जनरली सॉलिड में होता है। किस में होता है? सॉलिड में। ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, इसमें याद रखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स होता है। इसमें मीडियम की जरूरत है, बट मीडियम के पार्टिकल्स का इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें वाटर, इसको आपको बॉईल करना है। इसको आपको क्या करना है? बॉईल। नीचे से आप हीट बर्नर पर रख दिया, आपने इसको बर्नर पे रख दिया, तो क्या होगा? सबसे पहले तो चलो कंडक्शन से कंटेनर गर्म हो जाएगा। सॉलिड में क्या होता है, क्योंकि कंडक्शन होता है कि नहीं होता? बट ये लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड को जैसे हीट मिलेगी, तो ये नीचे वाले पार्टिकल्स, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। नीचे वाले पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें पता है डेंसिटी कम होती कि नहीं होती है? हल्के हो जाते हैं पार्टिकल्स, लो डेंस हो जाते हैं, है ना। सो इनकी डेंसिटी जैसे कम हो जाएगी, ऊपर कोल्ड पार्टिकल्स, ऊपर वाले पार्टिकल्स के अभी तक यहाँ पर हीट पहुंची नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर। सो ये वाले पार्टिकल्स क्योंकि हल्के हो गए, सबसे ऊपर जाएंगे। आया समझ में? ये वाले पार्टिकल लो डेंसिटी की वजह से सबसे ऊपर जाएंगे। ठीक है। और इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन करंट। ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ कन्वेक्शन करंट बनेगा। आया समझ में? और यस। ऊपर वाले जो कोल्डर पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उनका डेंसिटी ज्यादा है। हमेशा जो डेंसिटी जिनकी ज्यादा होती है वो नीचे शिफ्ट होते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाते हैं। सबको पता है? तो पता है ना। सो इस तरह से फिर नीचे वाली लेयर फिर से जो कोल्डर एयर है वो वार्म एयर नहीं, सॉरी, वार्म वाटर कन्वर्ट होके फिर से ऊपर जाएगा। तो आपने देखा होगा ऐसे बबल्स ऊपर जाते हैं, बॉइलिंग वाटर के जाते कि नहीं जाते हैं? हाँ सर। तो क्या इसमें, जैसे कि इसमें पार्टिकल्स, यहाँ पर एक पार्टिकल उठ के यहाँ आया था क्या? नो सर। बट इसमें ऐसा होता है। समझ में आया? कन्वेक्शन में
ऐसा होता है। समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर मान लो आपने एक हीटर लगाया हुआ है एयर, ठीक है। या बर्नर लगाया हुआ है, इससे आसपास की एयर बहुत हॉट हो गई, गर्म हो गई। समझ में आया क्या? अब मान लो आपने यहाँ पर फैन लगा दिया। क्या लगा दिया? फैन, ठीक है। तो इस रीजन की ये वाली एयर भी हॉट हो गई होगी इस हीटर के वजह से, हुई होगी कि नहीं हुई होगी? यस सर। तो अब इस फैन के सामने आप यहाँ खड़े हो जाओगे तो आपको यहाँ पर हीट फील होगी। इस जगह पर अगर आप खड़े हो जाओगे तो इसकी हवा आपको गर्म फील होगी। समझ में आया क्या? तो वो जो हीट यहाँ की है, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी एयर में? समझ में आई ये चीज? अगर आप यहाँ खड़े हुए हो इस फैन के सामने तो आपको ऐसा लगेगा फैन गर्म हवा खींच रहा है, गर्म हवा फेंक रहा है। वो गर्म हवा कौन सी है? यहाँ वाली है। समझ में आया? तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई कि नहीं? हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, हीट यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, आई कि नहीं आई? यस सर। हीट का ट्रांसफर ही तो पढ़ रहे हैं हम। सो दिस इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। आया समझ में? तो इसमें मीडियम ऑफ पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ध्यान से देखो, ये पार्टिकल्स थे जिनके पास एनर्जी थी, जिनका टेम्परेचर ज्यादा था, वो यहाँ से यहाँ आ चुके हैं। समझ में आया? हीट लेके। आया समझ में? इसमें मीडियम पार्टिकल्स हीट लेके ऊपर जा रहे थे। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर तो हमने कोई यस सर। फैन नहीं लगाया था। यहाँ पर कोई फैन लगाया था क्या? नहीं, यहाँ अपने आप गए थे। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाले एग्जांपल में जो हमने बोला, इसको क्या बोलते हैं? फ्री कन्वेक्शन। और इसमें हमने कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर कराया थ्रू फैन, इसको बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। कौन सा कन्वेक्शन बोलते हैं? पोस्ट कन्वेक्शन। और इसको बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन। यहाँ पे हमने अलग से कोई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं लगाया। समझ में आया क्या इसमें? आया समझ में? यस सर। यस सर। सो कन्वेक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स होता है। क्या ऐसा कंडक्शन में हुआ था? नो। कंडक्शन में हो ही नहीं No, सकता ना, sir. क्योंकि कंडक्शन में पार्टिकल इतने पास पास होते हैं, जगह ही नहीं होती यहाँ से यहाँ जाने की। होती है क्या? नो सर। समझ में आया? देन थर्ड वाला, अभी हम बेसिक बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं कि अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, सॉलिड में कंडक्शन होता है, लिक्विड में और गैस में, एयर जैसे, और लिक्विड में कन्वेक्शन होता है। समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। अब रेडिएशन, रेडिएशन आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होती है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। हालांकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप क्लास 12th में पढ़ोगे इनके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सो अभी थोड़ा बहुत ही हमें समझना है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। रेडिएशन क्या होती है? वेव्स होती है। क्या होती है? जैसे लाइट, लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं लाइट? यस सर। यस सर। लाइट, यस सर। लाइट सन से जैसे मान लो लाइट आ रही है तो वो बीच में मीडियम नहीं होते हुए फिर भी आ जाती है। सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो हमारे पास अर्थ पर सन से हीट एनर्जी आती है। बोलो आती है कि नहीं आती है? डे टाइम में अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि सन से
हीट एनर्जी जाती है, सन के पास बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है, इससे चारों तरफ Yes, हीट sir. एनर्जी जाती है। समझ में आया क्या, है ना? अब जब ये हीट एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब इसके पास कहीं ना कहीं से एनर्जी आई है। वो कहाँ से आई है? सन से आई है, डायरेक्ट आई है। इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है। मीडियम हो तो भी आ जाएगी, नहीं हो तो भी आ जाएगी। ये तो समझ में आया क्या? यस सर। इसको यहाँ से जो सन से जो एनर्जी आ रही है इस ऑब्जेक्ट पर, उससे इसका टेम्परेचर गर्म हो जाता है दिन में, और रात में फिर ये ठंडा हो जाएगा क्योंकि एनर्जी आना बंद हो जाएगी। समझ में आया क्या? सो ये जो एनर्जी आ रही है जिस मोड से आ रही है उस मोड को हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन। ये रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसको हम और बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी बेसिकली तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. सो ये लिखो। फर्स्ट दोनों मोड में मीडियम की जरूरत थी, इसमें भी और इसमें भी। मान लो इसको आप वैक्यूम में, ये हीटर को वैक्यूम में या बर्नर को वैक्यूम में लगाओ तो कोई एयर के पार्टिकल होंगे ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ हीट कैसे जाएगी? जाएगी क्या? नो सर। सो इन दोनों में मीडियम की जरूरत होती है ना? इसमें मीडियम की जरूरत होती है, बट मीडियम का डिस्प्ले, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है कंडक्शन में, बस ओनली पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशंस आगे बढ़ते हैं। कन्वेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, और रेडिएशन में तो मीडियम की जरूरत नहीं है। सर एक बार फिर से बताएंगे 3 पॉइंट, किस किस में किसकी जरूरत है मीडियम की? कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत होती है, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसमें ये जो वेव्स होती है ये एनर्जी करती है, ये एनर्जी कैरी करती है, विच कैरीज एनर्जी। इन वेव्स के पास क्या होती है? एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। जब ये वेव्स किसी दूसरी बॉडी पर स्ट्राइक करती है तो उस बॉडी का टेम्परेचर, वो बॉडी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। समझ में आया? यस सर, समझा। सर आप मुझे आज जहाँ से आपने स्टार्ट किया है प्लीज वहां से मुझे दिखा सकते हैं क्या? इसी मैंने पेज से देखा है। स्टार्ट किया है, हीट ट्रांसफर, न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है। हीट ट्रांसफर क्या होता है? एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके हायर सर। टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जब एनर्जी फ्लो होती है उसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ओके सर। कंडक्शन होता है सॉलिड में पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशंस के थ्रू, कोलिजन्स के थ्रू। ठीक है, इधर से हम हीट दे रहे हैं तो इधर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इधर का कम है तो इधर हीट फ्लो होगी सॉलिड के अंदर। ये पार्टिकल वाइब्रेट होकर अपनी कुछ एनर्जी दूसरे पार्टिकल को दे देगा, फिर वो कुछ एनर्जी अपने दूसरे पार्टिकल को, फिर ऐसे ऐसे हीट एनर्जी आगे बढ़ेगी। समझ में आया? ओके सर। ये कन्वेक्शन है जो लिक्विड और गैस में होता है, और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सर। अब जैसे मान लो ये एक रीजन है और ये दूसरा रीजन है। इस रीजन का टेम्परेचर हाई है, इस रीजन का टेम्परेचर लो है। ठीक है, बीच में मैंने एक रोड से कनेक्ट कर दिया है ना, और यहाँ पर एयर भी है, एयर भी है, और ये एक रोड, ये रोड। अब मुझे बताओ क्या यहाँ से यहाँ हीट एनर्जी फ्लो होगी हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन? हाँ होगी सर। नहीं होगी? होगी सर। होगी ना? सो किन किन मोड से होगी वो बताओ।
सर देखो पहला कंडक्शन और दूसरा कन्वेक्शन। देखो तीनों मोड से होगी कैसे। ये रोड को जब आपने यहाँ कनेक्ट किया तो इस रोड का ये वाला एंड हायर टेम्परेचर पर आ जाएगा और ये वाला एंड लोअर टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो इस रोड के अंदर कंडक्शन के थ्रू एनर्जी ट्रेवल करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इस रोड के अंदर थ्रू कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा। समझ में आया? आया यस समझ में? और क्या कन्वेक्शन से भी होगा? इधर एयर के पार्टिकल है देखो, तो जैसे ये वाले एयर के पार्टिकल इस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर समझ बढ़ेगा। में आया? तो कन्वेक्शन भी होगा फिर इधर, होगा कि नहीं होगा? हाँ एयर के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होगा, एयर के थ्रू, एयर के पार्टिकल के थ्रू, उसको बोलेंगे हम कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। एंड क्या डायरेक्ट भी यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी जो डायरेक्ट इसके ऊपर जाएंगी, चाहे यहाँ मीडियम नहीं होता और ये रोड नहीं होती। चलो एक बात इमेजिन करो कि ना तो यहाँ रोड है ना कोई मीडियम है, ये वाला रीजन बहुत हाई टेम्परेचर पे, ये वाला बहुत लो टेम्परेचर पे, क्या इसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? फिर भी अगर ये रोड नहीं होती और एयर नहीं होता तो बढ़ती ना, क्योंकि हर वो बॉडी रेडिएशंस इमिट करती है। ये वाली बॉडी भी क्या करेगी? जैसे सन कर रहा था ना रेडिएशंस इमिट, समझ में आया? वैसे ये वाली Yes, बॉडी sir. भी क्या कर रही है? इमिट रेडिएशंस। रेडिएशंस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी करती है। तो रेडिएशन के थ्रू भी एनर्जी हीट ट्रांसफर यहां तक जाएगी, तो इसका टेम्परेचर, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन तीनों से बढ़ेगा। समझ में आया क्या? तीनों होगा इस केस में। आया समझ में? इस वाले में बताओ, ये TH है, ये TL है, ये रोड लगाई हुई है और वैक्यूम है। इसमें कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसफर से हीट ट्रांसफर होगा? कंडक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और रेडिएशन। समझ में आया क्या? बेसिकली हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, उससे रिलेटेड हम देख रहे हैं। ठीक है, सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई सर, हाँ मतलब बोलो। रेडिएशन से ट्रांसफर हो रही है बट रेडिएशन ऐसा अपने आप क्या कैसे निकलेगी उसमें से, या फिर इसका ये रीजन है कि देखो 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 देखो, सुन सुन, आपने कभी किचन में जब हम रोटी बनाते हैं तो उस तवे को, उसको टच किए बिना आपने फील किया कि उसमें से बहुत हीट निकल रही है? उसको टच किए बिना हाँ कोई बहुत हॉट बॉडी उसके पास में खड़े हो जाओगा, टच मत करो उसको। टच करोगे तो कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर होगा। टच किए बिना भी आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत हॉट है, पता लग जाता है ना? हाँ सर। इवन चाहे वह हवा नहीं चल रही तो भी, हवा हवा के थ्रू पता लगेगा तो कन्वेक्शन है। मान लो इमेजिन करो हवा भी नहीं है तो भी आपको ऐसा लगेगा ये बहुत गर्म है। समझ में आया क्या? ओके सर। सो वो जो हॉट तवा है, वो क्या है? जो हॉट तवा है वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। हम सब, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, सब रेडिएशन इमिट करते हैं। समझ में आया क्या? जितना ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर होता है उतनी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन इमिट होती है समझ में? ओके सर समझा। और जितना ज्यादा टेम्परेचर बॉडी का होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएशन के थ्रू वो बॉडी इमिट करती है। समझ में आया क्या? जैसे मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, आप एक बॉडी लेके आ गए 50 डिग्री सेल्सियस की, तो ये अपने इस टेम्परेचर पे आने के लिए एनर्जी इमिट करेगी। समझ में आया क्या? यस सर समझ में? एक बॉडी है जो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही है, तो ऐसा नहीं ये नहीं कर रही है, ये भी एनर्जी इमिट कर रही है, बट ये इस पे भी तो कहीं ना कहीं से और एनर्जी भी तो आ रही है। सो ये बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। इसका मतलब क्या है? जितनी ये एनर्जी इमिट कर रही है ना, उतनी इस पे फॉल भी हो रही है। समझ में आया क्या?
यस सर। है ना। अब ये जो इमिट कर रही होगी ना, ये इस पे भी जा रही होगी, बट ये वाली बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आई है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, तो ये जितनी इमिट कर रही है ना, उससे कम इस पर फॉल हो रही है एनर्जी। समझ में आया? तभी तो इसका टेम्परेचर कम होगा, थोड़ी देर बाद ये भी 20 पे आ जाएगी। आया समझ में? यस सर समझ। अगर ये बॉडी मान लो 200 डिग्री सेल्सियस की होती, ठीक है, तो और ज्यादा एनर्जी रेडिएट करती। समझ में आया क्या? यस सर। और मान लो ये 2000 डिग्री सेल्सियस की होती, जैसे आयरन है, तो आपने देखा होगा रेड हॉट आयरन, आपने देखा हाँ रेड सर, हॉट आयरन? पिक्चर्स में यस देखा है। सर। हाँ, पिक्चर्स में ही देखा होगा। तो उसका कलर रेड हॉट हो जाता है, जैसे तवे का कलर नहीं होता है कोई। आपने जो अपने जो किचन में जो तवा होता है वो भी हॉट होता है, बट उसका उसका कलर नहीं दिखता हमें, क्योंकि कुछ ये जो रेडिएशंस निकलती है, ये कुछ हमें दिखाई देती है, कुछ हमें नहीं दिखाई देती है। समझ में आया क्या? यस सर। सो जो रेड हॉट आयरन की जो रेडिएशंस निकलती है, वो रेडिएशंस हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो विजिबल रीजन में आती है। ये सब हम बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आप डिटेल में पढ़ोगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? जैसे हम सब एक्सरे कराने जाते हैं, एक्सरे देखा है आपने? एक्सरे कराने गए हो कभी? एक्सरे देखी है आपने? हाँ सर। कैसी दिखती है यस एक्सरेस? सर। एक्सरेस दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है एक्सरेस। समझ में आया? अरे वो यस उसका सर। नहीं बोल रहा हूँ मैं, शीट जिस पे वो आपको, वो तो हाँ आपको आपके सर। यस सर। बोन्स दिखते हैं उसमें। तो एक्सरे जब हम कराते हो तो हमारी बॉडी से एक्सरे पास होती है, तो वो एक्सरे थोड़ा ना दिखती रेज है हमें कभी। समझ रेज में आया? इनविजिबल होती है ना सर? हाँ, वो रेज इनविजिबल होती है। तो कुछ यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ क्या मैक्सिमम इनविजिबल होती है। ओनली विजिबल विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है। समझ में आया? हाँ सर। इसमें एक पार्ट होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वो हाँ वाली सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें दिखाई देती है। उसके अलावा अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। समझ में आया? इंफ्रारेड, ये सब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। समझ में आया? जैसे सन से जो रेडिएशंस आ रही है, क्या आपको दिखाई दे रही है? नो सर। अब इसमें इंफ्रारेड मैक्सिमम होता है, क्योंकि इंफ्रारेड दिखाई नहीं देती आपको इसके रेडिएशन में। इसमें यूवी भी होता है, ठीक है, ये सब हमें दिखाई नहीं देता है। बट वो जो रेड हॉट आयरन जो होता है, ठीक है, देखो थोड़ा सा डिटेल में बात कर ही लेते हैं, ताकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। हमें बेसिकली कलर्स क्यों विजिबल होते हैं? कलर्स आर विजिबल ड्यू टू, एक तो रिफ्लेक्शन की वजह से एंड रेडिएशन की वजह से। एक तो किसकी वजह से कलर दिखाई देते हैं? रिफ्लेक्शन। मेनली तो आपको रिफ्लेक्शन से ही दिखाई देते हैं। रेडिएशन का एग्जांपल अभी मैं फिर से दूंगा आपको। रिफ्लेक्शन का एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपने देखा किसी की ब्लू शर्ट, किसी ने ब्लू शर्ट पहन रखी है, या फिर वो फ्लावर का कलर रेड है, या फिर एक ब्लैक कलर की टेबल है, ब्लैक कलर की जीन्स है, ब्लू जीन्स है। ये कलर्स हमें क्यों दिखाई देते हैं? ये रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे ब्लू कलर की जीन्स है, कौन सी जीन्स है? ब्लू कलर की। तो जब उस जीन्स पर लाइट रे आ रही है, लाइट रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट रे भी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ। सो जब वो लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पर जब स्ट्राइक होती है, और ऑब्जेक्ट का कलर ब्लू हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर लेता है। टोटल 7 कलर्स होते हैं लाइट रे में। कितने कलर्स होते हैं? 7। 7। तो वो ब्लू को छोड़ के बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए कलर ब्लू दिखाई देता है। समझ में आया क्या? यस सर। जो ऑब्जेक्ट सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट हमें व्हाइट दिखाई देता है। वो ऑब्जेक्ट हमें क्या दिखाई देता है? वाइट। व्हाइट। और जो ऑब्जेक्ट सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो ब्लैक दिखाई देता है। समझ में आया? अब मुझे बताओ यस कोई सर। ऑब्जेक्ट रेड क्यों दिखाई देगा? ये बताओ, कोई रेड क्यों दिखाई देगा?
क्योंकि बाकी सारे कलर्स रेड रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब वो सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लिया एब्जॉर्ब उसने। कर लें। समझ में आया? अब मुझे बताओ, रेड हॉट आयरन भी इसी वजह से दिखाई दे रहा है क्या? रेड हॉट आयरन, देखो रिफ्लेक्शन की वजह से जब ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब लाइट रे आ रही है उसके ऊपर। मान लो आप एकदम डार्क डार्क जंगल में चले जाओ एकदम, ठीक है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है वहां पे रात को, क्या आपको ये सारे कलर दिखाई देंगे? जो ऑब्जेक्ट दिन नो में सर। रेड, जो ऑब्जेक्ट दिन में रेड में था, क्या रात को जंगल में वो रेड दिखेगा? क्या आपको कुछ भी नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है ना कुछ भी। कलर तब दिखता है जब वो रिफ्लेक्ट करे। समझ में आया? Yes, समझ? sir. बट रेड हॉट आयरन को आप दिन में भी देखो और रात में भी देखो, दोनों में दिखेगा वो। जंगल में ले जाओ रेड हॉट आयरन को, दिखेगा ही नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। दिखेगा सर। तो क्या वो रिफ्लेक्शन से दिख रहा है या रेडिएशन से दिख रहा है? रेडिएशन सर। Radiation. समझ में आया क्या? वो रेड हॉट आयरन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वो उस स्पेक्ट्रम में, उस रीजन में फॉल करती है जो विजिबल होती है। समझ में आया? जरूरी नहीं, हम भी तो एनर्जी इमिट कर रहे हैं, हम भी रेडिएट कर रहे हैं, बट हमारी तो एनर्जी रेडिएशंस दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई दे रही है क्या? नो सर, नहीं दिखाई। No, sir. हॉट हॉट तवा है, वो भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, बट उसकी एनर्जी तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसका उसकी जो एनर्जी जिस रीजन में लाई करती है वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इनविजिबल रीजन में आता है। समझ में आया क्या? यस सर। हो Yes, सकता sir. है आपको थोड़ा सा ये उतना अभी तक जितने टॉपिक हमने पढ़े उन सब में पहले से हमारा बेस रेडी रहता था। ये वाला टॉपिक का भी बेस रेडी नहीं, क्योंकि ये आप 12th में पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह। इवन ये चैप्टर हीट ट्रांसफर भी हम 12th में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक बाद में एक बार फिर इसका रिवीजन किया जाएगा आपको, क्योंकि उससे रिलेटेड होता है ये। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ ठीक है। सो कोई बात नहीं, जितना मैं बोलते जाऊँ, क्या आपको ये बात समझ में आई ये वाली? यस सर, समझ आई। ठीक है। सो फिर से एक बार पीछे आ जाता हूँ मैं। कंडक्शन होता है सॉलिड में, ठीक है, कन्वेक्शन होता है लिक्विड एंड गैस में, इसमें मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो एनर्जी कैरी करती है। अब इसमें एक बात और ऐड हो गई कि ये कभी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर, आ Yes, गई। sir. Yes, sir. वो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी रेज होती है, जैसे एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, इंफ्रारेड, ठीक है, एंड विजिबल। यस सर, एटॉमिक तो अगर स्ट्रक्चर ये में रेस पढ़ाया था। जो बॉडी, हाँ अच्छा आपने पढ़ा है कि थोड़ा बहुत, ठीक है। सो जो अगर बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रही है, अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रही है तो आपको दिखाई देगी, वरना नहीं दिखाई देगी, जैसे रेड हॉट आयरन। समझ में आया? यस सर। और रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने रेड कलर की शर्ट पहनी है, क्या वो रेडिएशन से दिख रही है या रिफ्लेक्शन से दिख रही है? Reflection. रिफ्लेक्शन से। और रेड हॉट आयरन किसकी वजह से दिख रहा है? रेडिएशन। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर, समझा। सो ये दो एग्जांपल समझ में आ गए थे, फर्स्ट, ये सेकंड। अब मैं थर्ड यस पे आ सर। रहा हूँ। यहाँ पर एयर है, ये हाई टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है। तो बताओ, बीच में कोई रोड नहीं है, तो इसमें इस बॉडी से इस बॉडी पर हीट किस किस वेज में जाएगी? एयर है लेकिन बीच में। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और radiation. हाँ, एक तो कन्वेक्शन से जाएगी, क्योंकि एयर के पार्टिकल से वो हीट होके उधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, और एक इस बॉडी से डायरेक्ट इस बॉडी पर रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इनमें सबसे फास्ट होता है रेडिएशन। ये रेडिएशन की जो स्पीड होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम एंड एयर। समझ में आए कितनी होती है इनकी स्पीड? जो लाइट की स्पीड होती है ना, सन से जो हाँ। रेडिएशन आ रहे हैं, वो कितनी स्पीड से आ रहे हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बहुत फास्ट। क्या कंडक्शन में हीट का फ्लो इतनी तेज हो सकता है क्या? नो सर। या कन्वेक्शन में हो सकता है क्या इतने तेज? क्योंकि इनमें मीडियम के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें मीडियम के पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आया? इसलिए बहुत फास्ट है। आया समझ में? यस सर, आया।
इधर हाई टेम्परेचर, इधर लो टेम्परेचर, इधर वैक्यूम। बताओ कौन से मोड ऑफ ट्रांसफर से हीट का ट्रांसफर होगा? रेडिएशन। रेडिएशन से ओनली रेडिएशन से होगा इसके, Only क्योंकि radiation. ना सॉलिड है ना लिक्विड है, मीडियम ही नहीं बीच में, तो बचा क्या? मीडियम के बिना भी जो ट्रेवल करता है रेडिएशन। समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक पॉइंट ये भी लिख लेना, एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे। थ्रू रेडिएशंस energy emits in the electromagnetic spectrum, sometimes it appears कब अपीयर होती है? इफ emitted radiation falls in visible spectrum या visible region। विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? विक्योर। अगर उसमें फॉल होती है तो, एंड समटाइम्स नॉट। समझ में आया? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे, एक तो हॉट तवा दिया था, ये नॉट विजिबल है, इसको आप जंगल में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कहीं नहीं दिखेगा रात में दिन में, इसकी रेडिएशंस दिखाई नहीं देगी। बट रेड हॉट आयरन है, ये विजिबल, इसकी एनर्जी जो इमिट हो रही है विजिबल रीजन में आती है। समझ में आया? इसलिए इसका कलर रेड हॉट आयरन दिखता है। तो जैसे इसका Yes, टेम्परेचर sir. कम कर दोगे तो कम टेम्परेचर पे जो एनर्जी इमिट करेगा, जैसे हॉट तवा करता है, वो फिर से नॉट विजिबल रीजन में आ जाएगी। समझ में आया? यस सर। लिखो। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे कंडक्शन। बेसिक बेसिक डिफरेंस हमने देख लिया, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं, कंडक्शन और रेडिएशन में डिटेल में पढ़ते हैं। सो कंडक्शन, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये किस में होता है? जनरली इन सॉलिड्स, सॉलिड में होता है ना। हाँ सर। सो कैसे होता है? बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, है ना। इट Yes, इज sir. ए वे ऑफ हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। क्या इसमें फ्लो ऑफ मैटर होता है क्या? No, sir. नो एक्चुअल फ्लो ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। इसमें एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। जैसे अगर आप इस एंड पर हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो इधर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि इधर जो हीट एनर्जी मिल रही है वो डायरेक्ट इन पार्टिकल्स को मिल रही है, तो ये एब्जॉर्ब करेंगे इस एनर्जी को। जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, इन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ में आई ये बात? Yes, है ना? sir. ठीक है, ये रोड है, मेटल रोड है, सॉलिड है। अब जैसे इनका वाइब्रेशंस बढ़ गया, इनके पास हाई एनर्जी आ गई इनके पास, ठीक है। पहले भी थी इनके पास, ये वाइब्रेट पहले से कर रहे थे जितने टेम्परेचर पे थे। टेम्परेचर हमें क्या बताता है? वाइब्रेशनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताता है ना। कम टेम्परेचर है तो कम एनर्जी का वाइब्रेशन होगा, ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा एनर्जी का वाइब्रेशन होगा। तो जैसे इनका वाइब्रेशन बढ़ गया, आगे वाले का कम है, तो ये कुछ एनर्जी आगे दे देंगे। समझ में आया क्या?
तो एनर्जी Yes, आगे बढ़ sir. रही है, एनर्जी आगे बढ़ेगा तो ये वाले पार्टिकल्स भी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे इसमें से और अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वाइब्रेशंस बढ़ाएंगे और बाकी एनर्जी आगे दे देंगे। समझ में आया? यस सर। फिर ये ऐसे तो हो क्या रहा है यहाँ पर, पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है, उससे पहले वो अपना पेट भर रहे हैं। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं कि अभी आगे देते जा रहे हैं, पहले वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना पेट भर रहे हैं, वो अपने वाइब्रेशन से बढ़ा रहे हैं, अपना टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। समझ में आया? फिर बाकी बची हीट आगे आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे यहाँ Yes, का sir. टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तब तक यहाँ का टेम्परेचर और बढ़ गया होगा। समझ में आया क्या? Yes. कंटिन्यूसली इसको एनर्जी मिल रही है ना, क्योंकि तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे देते जा रहा है और उसके बाद और एनर्जी लेते जा रहा है, तो इधर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, इधर का भी बढ़ रहा है। समझ में आया? Yes, sir. इट मीन्स ये जो एनर्जी यहाँ से मिलती जा रही है वो आगे बढ़ती जा रही है। समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. सो ये मॉलिक्यूलर कोलिजन से आगे बढ़ रही है। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स vibrate and transfer energy to neighboring molecules by collisions। समझ में आया? कन्वेक्शन के थ्रू क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ से यहाँ जाने की, फ्लो होने की। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब ये जो कंडक्शन होता है ये बेसिकली इसकी दो स्टेज होती है। ठीक है, स्टेडी स्टेट, दो स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट एंड अनस्टेडी स्टेट या वेरिएबल स्टेट। ध्यान से समझना वरना बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग आते हैं। ठीक है, बट समझ लोगे तो बहुत इजीली समझ में भी आ जाता है। अनस्टेडी स्टेट या इसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। क्या डिफरेंस है इसमें वो हम देखते हैं। इसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मल करंट। क्या पढ़ेंगे टॉपिक? थर्मल करंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद है आपको? यस सर। Yes, sir. किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी में जैसे रेजिस्टेंस है, इसमें आप सेल या बैटरी लगाते हो तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है? हाँ मान सर. लो इसका रेजिस्टेंस है आर और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो करंट फ्लो होता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर। याद है इसे? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक हाँ करंट। सर. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट का, क्यू बाई टी, हाँ सर. यस सर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मान लो टी टाइम में क्यू कुलाम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हुआ टी टाइम में, तो करंट कितना बना? क्यू बाई टी। जैसे मान लो 10 कुलाम्ब का चार्ज फ्लो हुआ 2 सेकंड में, तो करंट कितना बना? 10/2, 5 एम्पियर। 5 ऐसे क्वेश्चन 5 आपको ampere. किए होंगे क्लास 10 में, सिंपल सिंपल। समझ में आए क्या? Yes, sir. वैसे ही थर्मल करंट है, इसको हम इसी स्टाइल में पढ़ेंगे, इसको भी हम इसी स्टाइल में पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये थर्मल करंट कौन सा वाला है? कंडक्शन में जो हीट फ्लो होती है उसको हमने नाम दिया है थर्मल करंट। करंट मतलब या फिर इसको बोल दो हीट करंट। क्या बोल देंगे? Heat current. तो वहां पर चार्ज फ्लो होता था इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो होता था? वायर के अंदर चार्ज, Charge. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते थे, याद है? Yes, sir. यहाँ पर हीट करंट में क्या फ्लो हो रहा है? हीट फ्लो हो रही है। समझ में आया? यस सर। जैसे मान लो एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है ना? इधर मान लो हायर टेम्परेचर है और इधर लोअर टेम्परेचर, तो मुझे बताओ हीट किधर से किधर फ्लो होगी? TH से लेफ्ट टू TL. राइट। हाँ, TH से TL की तरफ होगी हीट फ्लो।
समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। मान लो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू हीट फ्लो हुई। कितनी हीट फ्लो हुई? डेल्टा टी डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू मतलब मान लो 100 जूल फ्लो हुई। कितनी फ्लो हुई? 100 जूल। मान लो 10 सेकंड में, मतलब डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा टी टाइम में फॉर एग्जांपल इधर लिख भी देता हूं मैं। मान लो डेल्टा क्यू है 100 जूल और टाइम लगा 10 सेकंड। कितना लगा? 10 10 सेकंड। सेकंड्स। सो एक सेकंड में कितनी फ्लो हुई? 100/10। समझ में हाँ आया सर। क्या? अगर 10 सेकंड में 100 फ्लो हो रही है तो एक सेकंड में कितनी हो रही है? 100/10। 10 जूल 100/10। पर सेकंड। इसको बोलते हैं थर्मल करंट। समझ में आया क्या? इसको क्या यस बोलते सर। हैं? थर्मल करंट। और इसका सिंबल मैं दे रहा हूं आई। क्या दे रहा हूं? आई। आई टी लिख देता हूं इसके नीचे। आई टी। टी मतलब थर्मल। सो आई टी मतलब थर्मल करंट। किधर से किधर फ्लो हो रहा है ये? हायर टेम्परेचर इन द रोड टू लोअर टेम्परेचर। समझ में आया क्या? यस सर। सो थर्मल करंट का फॉर्मूला क्या बना? अब मुझे बताओ, ये हमने एवरेज करंट भी दो होगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो ये कौन सा निकाला हमने? एवरेज। एवरेज निकाला ना हमने। टोटल हीट फ्लो अपॉन टोटल टाइम किया है। समझ में आया क्या? यस सर। सो इट इज एवरेज। एवरेज थर्मल करंट क्या होगा? टोटल हीट फ्लो अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया क्या? सो यहाँ पर एवरेज थर्मल करंट कितना आएगा? 100/10 मतलब 10 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं, याद है ना? 10 वॉट। इसकी यूनिट क्या होगी? वॉट। जूल पर सेकंड और वॉट। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये थर्मल करंट होता है। जैसे एक रोड में मान लो 10 सेकंड में 100 जूल फ्लो हुआ तो थर्मल करंट कितना बना? 10 वोल्ट का एवरेज थर्मल करंट। हो सकता है शुरू में जल्दी जल्दी फ्लो हो रही होगी, हो सकता है बाद में धीरे हो रही है। तो इंस्टेंटेनियस तो अलग हो सकती है, कभी 1 वोट, कभी 2 वोट, कभी 20 वोट। समझ में आया क्या? कभी यस एक सर सेकंड में समझा। 1 जूल फ्लो हुई, कभी एक सेकंड में 20 जूल फ्लो हुई। तो इंस्टेंटेनियस तो चेंज हो सकती है। इंस्टेंटेनियस थर्मल करंट कैसे निकालेंगे? dq/dt। वेरी गुड। dq/dt। समझ में आया? यस सर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर करंट फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको ध्यान हो, नहीं भी हो तो मैं याद दिलाता हूँ आपको, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता था। याद है? हाँ सर। Yes, sir. अब याद आया? कहाँ से कहाँ फ्लो होता था? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता था। समझ में आया क्या? सो दिस यस इज सर। थर्मल करंट, है ना? और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए ये थर्मल करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की तरह स्केलर ये क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है। अब किसी को अगर डाउट आया कि सर इसकी तो डायरेक्शन है, जैसे इसमें इधर से इधर जा रहा है, तो फिर ये तो वेक्टर होना चाहिए था। तो उसका भी एक आंसर बताता हूँ मैं। देखो, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जो जिनकी डायरेक्शन होती है प्लस वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करती है। कौन सा अलजेब्रा फॉलो करती है? वेक्टर अलजेब्रा। मतलब आप हमने पढ़ा था ना, दो वेक्टर को ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो इसको सी हम डायरेक्ट ए प्लस बी नहीं बोल सकते। हम क्या बोल देते? ए स्क्वायर प्लस रूट बी ए स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 2ab कोस थीटा, ये बोलते थे ना। मतलब इनके बीच यस में सर। एंगल कितना है उस पर डिपेंड करता था वो। याद है? हाँ। यस सर। Yes, sir. बट यहाँ पर थर्मल करंट या इलेक्ट्रिक करंट जब हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे तो इनमें करंट की डायरेक्शन तो है कि जैसे राइट में जा रहा है तो हम बोलेंगे ना इस तरफ जा रहा है करंट, बट ये फिर भी स्केलर है। इसका रीजन क्या है? इनको ऐड करने का तरीका देखो आप। स्केलर जैसे ऐड करते हैं ना, वैसे इसको ऐड करते हैं। जैसे स्केलर को ऐड किया जाता है ना, जैसे मान लो ये 3 रोड है, एक रोड है ये वाली, इसमें मान लो थर्मल करंट फ्लो हो रहा है 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट मतलब 5 जूल पर सेकंड। समझ में आया? इसमें एनर्जी आ रही है। इसमें आ रही है मान लो 10 वोल्ट की, मतलब 10 जूल पर सेकंड की इसमें एनर्जी आ रही है। तो ये दोनों एनर्जी मिलके इसमें कितनी बन जाएगी? 3 वॉट्स। 15 वोल्ट की बन जाएगी ना।
बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. अब हमने ये देखा क्या, इसमें इन दोनों को हमने डायरेक्ट एड कर दिया, चाहे रोड ऐसी होती, चाहे ये वाली रोड ऐसी होती और ये वाली रोड ऐसी होती, तो यहाँ से यहाँ मिलके इधर ये 15 ही जाती। इनके बीच में एंगल वगैरह कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ डायरेक्ट एड हो गया ना। तो स्केलर में जैसे ऐड करते हैं, ये थर्मल करंट कैसे ऐड किया हमने? जैसे स्केलर को ऐड करते हैं, समझ में आया क्या? यस Yes, sir. अरे सिंपल बात है ना, इसमें एवरी सेकंड 5 जूल की एनर्जी आ रही है, इसमें एवरी सेकंड 10 जूल की आ रही है, तो दोनों मिलके इसमें एवरी सेकंड कितनी हो जाएगी? 15 जूल की। तो क्या बोलेंगे? 15 वोल्ट। समझ में आया? यस सर, समझा। सो थर्मल करंट समझ में आया क्या होता है? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. किधर से किधर फ्लो होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। इट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, रेट ऑफ जैसे इलेक्ट्रिक करंट को बोलते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस समझ सर। में आया? थ्रू एनी रोड, थ्रू एनी सॉलिड रोड। रॉड। हो गया? वन मिनट सर। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी और डी क्यू बाय डी टी। एवरेज करंट इज टोटल amount of heat flown upon total time and it is dq by dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। अब हम बात कर रहे थे स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट। जब कंडक्शन होता है तो दो तरीके से होता है, स्टेडी स्टेट में होता है और अनस्टेडी स्टेट में होता है। इसको समझते देखो, अनस्टेडी स्टेट को वेरिएबल स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी लिख लो। अब जैसे मान लो सॉरी, यहाँ पे दो रीजन है, एक इधर हाई टेम्परेचर पर है TH और एक है लो टेम्परेचर। मान लेते हैं ये 200 डिग्री सेल्सियस पर है और ये है 50 डिग्री सेल्सियस पर। ये कितने सेल्सियस पे? ध्यान से, ठीक है। अब मेरे पास क्या एक रोड है जो अभी रूम टेम्परेचर पर है। किस पर है? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर मान लो अभी है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है? मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर पर है ये, इक्विलिब्रियम में। समझ में आया क्या? अब इस रोड को अगर मैं इन दोनों के बीच में लाके ऐसे कनेक्ट कर दूं तो क्या होना चाहिए बताओ? दोनों एंड्स का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए रॉड। हाँ देखो जरा, ये इधर वाला एंड का टेम्परेचर इसका कितना आ जाना चाहिए? 200। और इधर वाला कितना आ जाना चाहिए? 50। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये इधर डायरेक्ट 200 टेम्परेचर हो जाएगा इसका और इधर कितना हो जाएगा? 50। समझ में आया? यस सर। ये चीज समझ में आई? तो इधर हायर टेम्परेचर रहेगा इस जगह पर और इधर लोअर रहेगा, तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी बताओ? इस रोड के अंदर, इस रोड के अंदर हीट किधर से किधर? लेफ्ट इधर से इधर ही होगी। समझ में आया? अब ये रोड तो 20 पर थी, तो इसका ये वाला एंड 200 पर आया और ये वाला एंड 50 पर आया। तो स्टार्टिंग में इसके अंदर जो हीट फ्लो हो रही होगी वो अनस्टेडी स्टेट में हो रही है। कौन सी स्टेट में हो रही है? अनस्टेडी, और बाद में हो जाएगी स्टेडी। तो पहले हम इसको देखते हैं थोड़ा सा।
स्टेडी स्टेट को देखते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना भी ये वाली स्टेट है। मैंने आपसे पूछा ये 200, आपने बोला ये 200 हो गया और ये 50 हो गया, क्या ये लगाते हो गया या थोड़ा 5, 6, 10, 12 घंटे बाद हुआ होगा, इसका 200 और इसका 50? थोड़े टाइम बाद हुआ होगा। हाँ, थोड़ा टाइम बाद हुआ होगा, क्योंकि इसका 200 होने 20 से 200 होने में टाइम लगेगा, इसको भी 50 होने में टाइम लगेगा। समझ में आया? अब जैसे यहाँ 200 है और यहाँ 50 है, तो बीच में यहाँ कहीं, यहाँ टेम्परेचर कितना हुआ होगा बीच में? 200 से तो कम और 50 से ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ, यस सर। क्योंकि हीट हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है ना, तो यहाँ पर हीट ऐसे जा रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर 50 से तो ज्यादा और 200 से कम ही होगा। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे दो इस रोड पर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, यहाँ T1 और T2 लिखा है, तो मुझे बताओ T1 बड़ा या T2 बड़ा? T1। T1। क्योंकि हीट एनर्जी इधर से इधर फ्लो हो रही है, T1 बड़ा है, मतलब टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। इस रोड के इस एंड से इस एंड पर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हीट हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर इधर फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आया? यस सर। है ना? अच्छा, ये जो टेम्परेचर ये हमने फिक्स किया हुआ है, ये मत सोचना कि ये इधर से अपनी हीट इधर दे रहा है तो इसका टेम्परेचर कम होगा, और इधर हीट आ रही है तो इसका बढ़ेगा, और थोड़ी देर बाद दोनों का सेम हो जाएगा, ये मत सोचना अभी। समझ में आया क्या? ये फिक्स्ड है, ये भी। तो TL का बढ़ेगा नहीं क्या टेम्परेचर? मतलब TH का मैं समझ सकता हूँ, उसको सोर्स मान लिया हमने, बट TL का तो बढ़ना चाहिए। ये फिक्स किया हुआ है। अब देखो, फिक्स करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि इधर हीट आ रही है तो बढ़ना चाहिए, या तो ऐसे सोचो आप, ये इतना बड़ा रीजन है कि इसमें थोड़ा बहुत अगर आप हीट दे भी दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ओके, हाँ सर। जैसे मान लो ओशन में आपने कोल डाल दिया जलता हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? हाँ सर। नहीं ना। समझ में आया? या फिर ऐसे समझो कि इधर एक पाइप है, ऐसे समझो इसको, ये क्या है? एक पाइप है जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस का कंटिन्यूसली एक लिक्विड फ्लो हो रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस का लिक्विड फ्लो हो रहा है? 50 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो यहाँ पर हीट आई थोड़ी सी, तो वो लिक्विड तो चला गया ना, उसको लेके अगला वाला जो लिक्विड आएगा वो कितना आएगा? 50 आएगा। तो क्या ऐसे हम फिक्स कर सकते हैं क्या टेम्परेचर? हाँ सर। समझ में आया क्या? समझा। हाँ, समझा सर। इसलिए मैंने वहां लिखा, वो आपको डाउट आया कि कैसे रहेगा, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं वहां लिख दूं फिक्स्ड। हाँ सर। समझ में आया? टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? फिक्स है। तो फिक्स कैसे कर सकते हैं, मैंने समझ में आया आपको? यस सर। इधर क्या था, एक पाइप है, मान लो उसमें 50 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब मान लो इधर से हीट आ भी रही है ना, तो वो लिक्विड लेके चला गया, अगला वाला जो लिक्विड आएगा वो तो 50 पे आएगा ना। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा इस रीजन में? 50 रहेगा। आया समझ में? हमने इसको फिक्स किया हुआ है क्योंकि स्टेडी स्टेट हमें पढ़ना है, स्टेडी स्टेट में क्या होता है वो हमें समझना है, तो ये हमने क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है टेम्परेचर। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, अब ये फिक्स कर दिया हमने, तो बहुत देर बाद हमने देखा इस रोड का ये वाला एंड 200 पे आ गया, ये वाला एंड 50 डिग्री पर आ गया, बहुत देर बाद। समझ में आया? और अब कंटिन्यूसली मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा, हर जगह का टेम्परेचर मैंने चेक किया, तो 200 है, मान लो यहाँ पे 180 है, 160 है, या 120 है, या 100 है। समझ में? ऐसे कम होते होते ऐसे वेरी डिक्रीज होते होते यहाँ 50 तक ऐसे जा रहा है टेम्परेचर। समझ में आया क्या? तो मैंने क्या देखा एक बार, अब देखो शुरू में जब 20 डिग्री पर था ये वाला एंड, तो इसको जो हीट मिल रही थी उससे अपना टेम्परेचर भी बढ़ा रहा था ये वाला एंड, और बाकी हीट आगे भी पास कर रहा था। समझ में आया क्या? यस सर। बट एक बार ये 20 से 200 पर आ गया ये, अब इसको जो भी हीट मिलेगी, हीट रुकना थोड़ा ना बंद हो जाएगी अगर ये 200 पर आ गया तो, क्योंकि आगे वाला कम पर है 180 पर, उसके आगे वाला और कम पर है, 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 तो ये 200 पर आ गया ये वाला एंड,
तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगी क्या? नहीं, आगे 50 है ना, इधर इस तरफ हीट जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये वाला एंड 200 पर आ गया। तो अब इसको जो भी हीट मिल रही है, मान लो एवरी सेकंड 10 जूल की हीट मिल रही है, कितने की? तो क्या उसमें से ये अभी भी हीट रखेगा क्या अपने पास? अब तो रख नहीं सकता ना, 200 से ज्यादा हो नहीं सकता इसका टेम्परेचर। हो सकता है क्या इस एंड का? नो सर। समझ में आया? यस। तो इसके पास जितनी भी हीट आ रही है ना, इसके पास पूरी की पूरी, मान लो 10 जूल आ रही है, तो पूरी की पूरी आगे पास कर रहा है। आया समझ में? यस सर। बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ये इस बात समझ में आई क्या? हाय सर। इस 200 के जस्ट आगे वाली लेयर की अगर मैं बात करूं, मान लो इसका 199 है, इसका टेम्परेचर कितना है? 199। अब ये 200 पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये लेयर 200 पर आ गई तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगी इस लेयर से इस लेयर में। समझ में आया क्या? इसको Yes, 199 पे रहना है। तो ये 199 पे आने के बाद इसको जितनी भी हीट मिल रही है, ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ये आगे पास करेगी। समझ में आया? 198 वाली लेयर को, फिर 198 वाली लेयर 197 वाली लेयर को पास करेगी, फिर 196 वाले को करेगी, ऐसे यहाँ तक 50 तक। ये वाली लेयर 50 पर आ गई। अब इसको मान लो एवरी सेकंड 10 जूल की हीट मिल रही है, तो ये पूरी की पूरी आगे ट्रांसफर कर देगी इस रीजन में। समझ में आया? क्योंकि इसका टेम्परेचर 50 से 51 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस तरफ फिक्स है, ये वाला टेम्परेचर 50 फिक्स है। समझ में आया? यस सर। सो ये ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि अब इस रोड का टेम्परेचर हर जगह का फिक्स हो गया है। हर जगह का क्या हो गया है? फिक्स। फिक्स हो गया है। तो इसमें जो भी हीट फ्लो हो रही है, उनको ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर, सुन रहा हूँ। ओनली ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आया क्या? आगे तो ये हीट सिंपली यहां से यहां जा रही है पूरी की पूरी। मान लो यहाँ से 10 जूल एंटर हुई, मान लो यहाँ से हीट 10 जूल एंटर हुई, तो यहाँ से भी 10 जूल निकलेगी, बीच में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। समझ में आया क्या? यस सर। इस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? ऐसा आने में हो सकता है 10 घंटे लग जाए या 10 दिन लग जाए। समझ में आया? वो डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल वाली बात भी देखेंगे आगे। ये स्टेडी स्टेट में क्या होता है, समझ में आया क्या? यस सर। अब ये स्टेडी स्टेट में आने से पहले जब मैंने इस रोड को 20 डिग्री सेल्सियस से यहाँ से उठा के यहाँ लगाया था, तो शुरुआत में तो एब्जॉर्ब हो रही थी ना हीट, हो रही थी कि नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में? तो हाँ तभी सर, तो हो इसका रही थी। टेम्परेचर ये वाला एंड का 200 हुआ और ये वाले एंड का 50 हुआ। तभी तो हुआ। समझ में आया क्या? एब्जॉर्ब करके ही तो हुआ। आया समझ में? यस सर। क्या डायरेक्ट स्टेडी स्टेट आ सकती है क्या? नहीं, पहले अनस्टेडी स्टेट से ही होके निकलना है इसको। समझ में आया? तो उस स्टेट को जिसमें ये हीट, मान लो 10 जूल की हीट आई, 8 जूल इसने रख ली, 2 जूल आगे पास कर दी। समझ में आया? यस सर। फिर 2 जूल में से 1.8 जूल इसने रख ली और 0.2 जूल आगे पास कर दी। फिर 0.2 जूल में से 0.18 जूल इसने रख ली और 0.02 आगे पास कर दी। समझ में आया क्या? यस सर। तो धीरे धीरे इधर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना हीट को। समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आया? सो ये रोड क्या, इस स्टेट को बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट। और ये रोड धीरे धीरे स्टेडी स्टेट में आना चाहती है, क्योंकि हर रीजन का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर सिंपल हीट फ्लो होगी। समझ में आया? सो किस स्टेट में टेम्परेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस विद टाइम? कौन सी स्टेट में टेम्परेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है विद टाइम? ये बताओ मुझे। स्टेडी में? अनस्टेडी। अनस्टेडी में। समझ में आया क्या? यस सर। किस स्टेट में टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट विल बी सेम? स्टेडी स्टेट। फिर से Steady सुनो, state. टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट विल बी सेम। स्टेडी स्टेट। नहीं, नहीं टेम्परेचर सर, सेम थोड़ा ना है। अनस्टेडी। ये T1 और T2 इक्वल है क्या स्टेडी स्टेट में भी? नहीं, टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है ना। यस सर। टेम्परेचर ईच पॉइंट का डिफरेंट हो मतलब क्या रहा है कि यहाँ पर जितना टेम्परेचर उतना यहाँ पर है, यहाँ पर उतना ही है। नहीं, ऐसे थोड़ा ना, यहाँ 200 है, यहाँ 50 है, बीच में होगा, यहाँ कहीं 170 होगा, यहाँ कहीं 100 होगा। समझ में आया क्या? है। यस सर।
टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कौन से स्टेट में होता है? टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Steady. स्टेडी। Steady में। समझ में आया? समझ में आया? सो पहले वेरिएबल स्टेट का लिख लेते हैं हम एक दो पॉइंट। temperature of each cross section increases with time। ये बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. In each cross section molecules absorb some heat and pass the remaining heat towards lower temperature। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? Yes, sir. I. क्योंकि ऐसा करने से ही ये स्टेडी स्टेट में आएगी थोड़ी देर बाद। क्योंकि स्टेडी स्टेट आते आते क्या हो जाएगा, हर जगह का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। ये टेम्परेचर प्रोफाइल बन जाएगी कि इसका 200 ही रहेगा और इसका 50 रहेगा। एकदम बीच में देखोगे तो 200 और 50 के बीच एकदम बीच में क्या आएगा, 125 आएगा। समझ में आया क्या? तो एकदम बीचों बीच 125 रहेगा, इधर कहीं 150 रहेगा, इधर कहीं 100 रहेगा। समझ में आया? और ये फिक्स रहेगा, जैसे इस जगह का 125 है तो इधर 125 भी रहेगा। अब मान लो इधर से 10 जूल हीट आ रही है तो पूरी की पूरी 10 जूल हीट ही आगे पास कर देगा, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऐसा कौन सी स्टेट में होगा? स्टेडी स्टेट। Steady state में। समझ में आया? बट वहां तक आने के लिए पहले इस स्टेट से निकलना होगा। इस यहाँ बीच का टेम्परेचर 20 है, इसको 125 पे आने के लिए पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी और रिमेनिंग आगे ट्रांसफर करनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? ऐसे ईच क्रॉस Yes. सेक्शन को सेम काम करना पड़ेगा। फिर अपना उनका जो डिफाइंड टेम्परेचर है वहां तक आते ही सारे एक साथ आ जाएंगे, फिर स्टेडी स्टेट चालू हो जाएगी। फिर बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सारी की सारी एनर्जी आगे पास होगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये लिखो सर फिर बट एक डाउट है हाँ कि पूछो। चाहे कितना भी ज्यादा हीट हो, अगर ये फिक्स नहीं होते तो इवेंचुअली इक्विलिब्रियम पे आते और फिर इनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता, तो फिर ये तब स्टेडी नहीं होते स्टेडी क्या? स्टेट तभी बनेगी जब ये फिक्स है। समझ में आया? जब इनके क्रॉस सेक्शन के अलोंग कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब इसके अलोंग टेम्परेचर डिफरेंस अगर कांस्टेंट है। समझ में आया? अच्छा, एंड्स पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है हाँ जो इनिशियल था। कांस्टेंट है, यही तो लिखा है यहाँ फिक्स्ड है। लिख रखा ओके है ये 200 फिक्स है और ये 50 फिक्स है। अगर ये चेंज हो गया तो स्टेडी स्टेट कब आएगी? मान लो ये स्टेडी स्टेट पे आने वाली थी और आपने इसको 250 कर दिया, तो फिर से उसको उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? हाँ सर, होना पड़ेगा। हाँ फिर से उसको, अब ये वाला मान लो आपने सडनली 250 कर दिया तो ये 200 पे आया ही था। इसको लगा अब मैं मजे करूंगा, मेरा काम हो गया, 200 पे आना था, मैं आ गया। आपने इसको 250 कर दिया, ये बोलेगा ये लो फिर से एब्जॉर्ब करो हीट, तो फिर से एब्जॉर्ब करेगा हीट। तो वेरिएबल स्टेट हो गया ना फिर से। समझ में आया क्या? हाँ अगर आप सर। इसको 250 कर दोगे तो इस एंड को 250 पे आना पड़ेगा। फिर अगर आप कंटिन्यूसली चेंज करोगे तो इसका टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली चेंज होगा, और टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो वो अनस्टेडी स्टेट होती है, वेरिएबल स्टेट होती है। समझ में आया क्या? यस सर। स्टेडी स्टेट में ईच क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट रहता है विद टाइम। समझ में आया? यस उसको सर, समझ रहा कांस्टेंट रखना है तो हमें ये टेम्परेचर फिक्स रखने पड़ेंगे। समझ में आया क्या? हूँ। हाँ हाँ सर।
स्टेडी स्टेट के पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये रोड है, इधर का टेम्परेचर हाई है, इधर का टेम्परेचर लो है, ठीक है, और ये स्टेडी स्टेट में आ गई है। ये क्या आ गई है स्टेडी स्टेट में, तो इधर से इधर इसमें हीट फ्लो होगी, है ना, इसमें क्या होगी यस सर। हीट फ्लो। सो अब मैं कुछ पॉइंट बोलते जा रहा हूँ, बोलना वो सही है गलत है। स्टेडी स्टेट में आ चुकी है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट विल बी सेम। False. False. फॉल्स सर, फॉल्स। टेम्परेचर थोड़ा सेम रहेगा, गलत है। मान लो यहाँ की मैं बात करूँ T1 और यहाँ की बात करूँ T2, तो क्या T1 और T2 इक्वल है क्या? नो सर। T1 बड़ा है T2 से, है कि नहीं है? हाँ सर। समझ में आया? सो T1 ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, मान लो सर्कुलर है, तो इसमें ये जो सरफेसेस बनेगी, इस सरफेस का टेम्परेचर है T1 और इस सरफेस का टेम्परेचर है T2। समझ में आया क्या? क्या सर, एक बार फिर से बोलेंगे? ये सरफेस, इस सरफेस ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना इसका, हाँ। तो इस सरफेस का टेम्परेचर है T1, बीच में कहीं इसका है T2, तो T1 बड़ा होगा T2 से, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, होगा। है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन। जैसे मैंने दिखाया ना, एक क्रॉस सेक्शन ये है, एक क्रॉस सेक्शन ये है। टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन। अब इंडिविजुअल एक इसकी बात हो रही है जैसे इसकी, तो क्या इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा स्टेडी स्टेट आने के बाद? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. remains constant with time। क्या ये सही है? Yes, बोलो sir. सही है। ये T1 कांस्टेंट हो गया, अब ये फिक्स हाँ है। सर। हाँ। समझ में आया क्या? स्टेडी स्टेट आ गई है, ठीक है, आया समझ में? सो अगर इसका टेम्परेचर फिक्स है, तो मान लो इधर से कोई हीट आई Q, तो पास इसके इस क्रॉस सेक्शन पर हीट एंटर हुई Q, तो एग्जिट भी Q ही होगी, क्योंकि टेम्परेचर अब ना बढ़ रहा है, तो ये एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं कोई हीट। समझ में आया क्या? जैसे पिछले वाले में लिखा था ना हमने, ईच क्रॉस सेक्शन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब सम हीट, क्या यहाँ पर भी ये बात लिखूं क्या? No, sir. क्या इसके क्रॉस सेक्शन के मॉलिक्यूल्स इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे क्या स्टेडी स्टेट आने के नो बाद? सर। नहीं, वो सिंपली पास करेंगे। समझ में आया? टेम्परेचर फिक्स हो गया। नो क्रॉस सेक्शन will absorb heat। समझ में आया? यस सर। अब कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो ईच क्रॉस सेक्शन से जो हीट पास हो रही है, ईच क्रॉस सेक्शन से जो हीट पास हो रही है वो कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ सर। सो क्या बोल सकता हूँ, हीट पासिंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन इज सेम, है ना। अब मान लो एवरी सेकंड 10 जूल पास हो रही है ईच क्रॉस सेक्शन से, कितनी पास हो रही है? 10 जूल। तो जितना यहाँ पर करंट है थर्मल करंट, उतना ही आगे वाले क्रॉस सेक्शन में भी उतना ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। सो थर्मल करंट इज ऑल्सो सेम। हाँ। समझ में आया क्या? हेंस थर्मल करंट जो क्या होता है dq by dt इज ऑल्सो सेम अक्रॉस
ईच क्रॉस सेक्शन। समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि कोई हीट एब्जॉर्ब तो हो नहीं रही है, तो जितनी हीट आ रही है हर क्रॉस सेक्शन में उतनी निकल रही है सभी में, तो हीट भी सेम है और हीट करंट या थर्मल करंट भी सेम है। समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। ये स्टेडी स्टेट में होता है ऐसा। आया समझ में? हाँ। लिखो ये सारे पॉइंट। देखो स्टेडी स्टेट ही चल रहा है अभी। स्टेडी स्टेट में जो हीट करंट है, थर्मल करंट है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करेंगे। किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, समझ में आया क्या? जैसे मान लो ये रोड इन दो रीजन के बीच में रखी हुई है, ठीक है। एक तरफ हाई टेम्परेचर है और एक तरफ लो टेम्परेचर है, दोनों तरफ फिक्स है, ठीक है। है ना? अब इसमें जो थर्मल करंट बन रहा है आईटी मतलब थर्मल करंट, इसके थ्रू वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आईटी मतलब क्या है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq by dt, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड और वॉट, कि एवरी सेकंड इसमें से कितनी हीट पास होगी स्टेडी स्टेट आने के बाद। एक बार यहाँ का टेम्परेचर फिक्स हो गया, यहाँ का टेम्परेचर, हर जगह का टेम्परेचर फिक्स हो गया, उसके बाद जो स्टेडी स्टेट आती है वो क्या स्टेट आती है? उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेडी स्टेट। उस स्टेट आने के बाद ये इसके क्रॉस सेक्शंस बिल्कुल भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते, जो भी एनर्जी फ्लो हो रही है उसको आगे पास कर देते हैं। याद है? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो हम जो हीट करंट है वो किन किन फैक्टर्स पर, या थर्मल करंट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। अच्छा, जैसे मान लो ये अभी आयरन की है, मान लो एक रोड है ना, मान लो इसके साइड में मैंने एक और वुड की लगा दी, ठीक है। ये आयरन की है और ये रबर की लगा दी या वुड की रोड लगा दी। ये भी स्टेडी स्टेट में आ गई मान लो। क्या स्टेडी स्टेट आने के बाद दोनों में सेम हीट करंट फ्लो होगा या अलग अलग होगा? Different. डिफरेंट होगा सर। हीट करंट फिर से ध्यान रखो, एवरी सेकंड कितनी एनर्जी फ्लो होगी वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। करता है कि नहीं करता है? अगर गुड कंडक्टर है कोई मटेरियल, हीट का गुड कंडक्टर है, किसका? हीट का। ऐसा मटेरियल जिसमें हीट इजीली फ्लो हो जाती है, अगर उसका कोई गुड कंडक्टर है हीट का, तो उसमें ज्यादा हीट फ्लो होगी ना। तो अगर ये गुड कंडक्टर है और ये बैड है, तो मैक्सिमम हीट इसके थ्रू निकलेगी, इसके थ्रू निकलेगी लेकिन कम निकलेगी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. मान लो इसके थ्रू निकल रही है एवरी सेकंड 100 जूल पर सेकंड और इसके थ्रू निकल रही मान लो 5 जूल पर सेकंड। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा एक तो, कि हीट करंट कितना बनेगा, थर्मल करंट मतलब एवरी सेकंड कितनी हीट पास होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट फैक्टर क्या है? मटेरियल। बोलो समझ में आया क्या? इसको हम बोलेंगे के। इसको क्या बोलेंगे हम? के। कांस्टेंट आएगा ये, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो मटेरियल का। आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर आ रही है। सेकंड, क्या इस पे भी डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। मान लो इधर मैंने 52 डिग्री लगाया और इधर 50 डिग्री लगाया, अब बोलो बहुत ज्यादा हीट फ्लो होगी क्या इसके अंदर? नहीं सर।
नहीं, और इधर मान लो मैंने 1000 डिग्री लगा दिया और इधर 100 डिग्री लगाया, अब बोलो कितनी हीट ज्यादा फ्लो होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अब बहुत ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करेगा। अरे आपने शायद क्लास 10th में इलेक्ट्रिक ओम्स लॉ पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता था वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता था। जैसे मान लो आपने बैटरी लगाई 10 वोल्ट की और इसके अक्रॉस आपने बैटरी लगाई 100 वोल्ट की, तो किस में ज्यादा करंट फ्लो होगा? 100 वोल्ट की वाली बैटरी से या इससे? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा लगाओगे उतना करंट फ्लो होता था। इलेक्ट्रिक करंट याद है? हाँ, हाँ सर। वहां पे हम क्या करते थे, ये जैसे ये यहाँ पर वहां पे रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पर ये रोड है, समझ में आया? उस रेजिस्टेंस एक्रॉस मान लो आपने इधर 20 वोल्ट लगाया और इधर 0 वोल्ट लगाया। सेम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मान लो आपने इधर 50 वोल्ट लगाया और इधर 10 वोल्ट लगाया, तो किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है या फिर ये वाला ज्यादा है? सेकंड वाला ज्यादा है। इसमें 40 वोल्ट का है और इसमें 20 वोल्ट का है, समझ में आया? तो किसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा? और करंट फ्लो होगा हायर से लोअर। तो I1 है और ये I2 है, तो बताओ I1 ज्यादा होगा या I2 ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस दोनों सेम है, मान लो I2। रेजिस्टेंस है 2 ओम का और इसका रेजिस्टेंस भी है 2 ओम का, समझ में आया? तो I1 कितना होगा? 20/2 10 एम्पियर, और I2 कितना होगा? 40/2 40/2। 20 एम्पियर। समझ में आया क्या? 40 कहाँ से आया? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इधर का कितना है 50 वोल्ट, इधर का कितना है 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 50 - 10 40। 40 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R, याद आया? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर जो थर्मल करंट है वहां पर इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता था। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, याद आया? यस। यहाँ पर V या डेल्टा V बोल दो, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर थर्मल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I is directly proportional to delta T. What is delta T? Temperature difference TH minus TL. समझ में आया? आया समझ में? यस सर आया। थर्ड, ये जो रोड आपने बीच में लगाई है, मान लो इसकी जगह आप बहुत ज्यादा चौड़ी रोड लगाते हैं, इस रोड की जगह मान लो आप बहुत ज्यादा एरिया की रोड लगाते, ये ऐसी रोड, तो मुझे बताओ इस वाली में ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी या इस वाली में? किस में ज्यादा फर्स्ट होगी? वाले में। कम वाली में? हाँ क्यों? सर, क्योंकि उसके पास स्टेडी स्टेट आने की बात कर, थर्मल करंट किस में फ्लो होता है? स्टेडी स्टेट में। ओके। किस में ज्यादा होगी? सेकंड वाली में। सेकंड में होगी ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप तवे पे, मैंने आपसे बोला उंगली रखनी है या पूरा हाथ रखना है, तो आप क्या रखोगे हॉट तवे पे? फिंगर रखोगे या पूरा हाथ रख दोगे? फिंगर। एक तो रखना ही है, मना नहीं कर सकते, एक तो। नाखून रखेंगे। हाँ, कम से कम एरिया टच करवाओगे आप, समझ में आया क्या? ताकि कम से कम हीट फ्लो हो, समझ में आया? यस। तो एरिया ज्यादा करने से हीट फ्लो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। सो थर्मल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका जो एरिया है ना, ये उसके, मान लो इसकी लेंथ है L, सो लास्ट लेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्मल करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हुई समझ लो, तो थर्मल करंट कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगी ना उतना दूसरे एंड पर जाकर टेम्परेचर कम फील होता है। समझ में आया क्या? जैसे मान लो एक कितनी लंबी रोड है, आप उसको इधर से हीट दे रहे हो,
तो जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी उतना हीट करंट कम होता जाएगा, उतना ही इस एंड पर आपको टेम्परेचर कम फील होगा। समझ में आया? उतना कम गर्म फील होगा। मान लो छोटी सी लेंथ है तो यहाँ पर आपको ज्यादा गर्म फील हो जाएगा। आया सोच में? ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो जो फॉर्मूला बनेगा, तो आई थर्मल करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा टी, जिनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो सब न्यूमरेटर में आएंगे, है ना। सो डेल्टा टी ए, और जिसके इनवर्सली है वो डिनोमिनेटर में, और प्रोपोर्शनलिटी बताएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के। वो के क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, फर्स्ट वाला फैक्टर। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला बना। सो व्हाट इज के? के इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का फैक्टर है। गुड कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, जैसे कॉपर की बहुत अच्छी होती है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट निकालने के लिए हमें इसकी पता होना चाहिए, इसकी पता होना चाहिए, इसकी और इसकी पता होना चाहिए। तो इसकी क्या होती है? वॉट, है ना। इसकी यूनिट कैसे निकालोगे? के की क्या बनेगा? आई टी एल अपॉन डेल्टा टी इंटू ए। इसकी होती है मीटर और इसकी होती है मीटर स्क्वायर, है ना। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो क्या आएगी? वॉट पर केल्विन मीटर, ये आएगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. डेल्टा टी की क्या आएगी? केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? वॉट पर केल्विन इंटू मीटर। समझ में आया? Yes, sir. अब ये फॉर्मूला तो हम तब यूज कर सकते हैं ना जब एरिया कांस्टेंट हो। समझ में आया क्या? ये एरिया इस रोड का कांस्टेंट है ना, है कि नहीं है? तभी यूज कर सकते हैं इसको, अदरवाइज इसको यूज कर सकते हैं क्या? अगर एरिया वेरी कर रहा है तो आप कौन सा एरिया इसमें पुट करोगे? कम, मान लो ये रोड ऐसी है तो कम वाला एरिया पुट करोगे या ज्यादा वाला एरिया पुट करोगे, या बीच में कोई सा पुट करोगे? कोई सा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोड इज सेम। समझ में आया? यस सर। तो एक और इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि इफ रोड शेप इज कैन ऑल्सो वेरी, ठीक है। सो अब देखो, रोड की शेप मान लो ऐसी है ना। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊं तो एरिया में ज्यादा अंतर आएगा क्या? मान लो यहाँ से x से मैं dx आगे जाऊं तो ज्यादा अंतर आएगा क्या? No, sir. नहीं आएगा ना। समझ में आया? तो हो सकता है रोड की शेप चेंज हो रही हो, बट यहाँ से x डिस्टेंस पर जो एरिया है इसका, उससे dx और आगे चला जाऊं तो एरिया में कोई ज्यादा अंतर आएगा क्या? No, sir. बिल्कुल आगे, थोड़ा सा आगे बस। समझ में आया क्या? मान लो यहाँ पर टेम्परेचर है T, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते हैं हम टेम्परेचर डिक्रीज होता है कि नहीं होता है? जैसे यहाँ पे 200 था, यहाँ पर 50 था, तो 200 से 50 धीरे धीरे कम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, तो sir. इस हीट फ्लो इस तरफ हो रहा है। समझ में आया? हीट करंट इस तरफ है। टी प्लस डी टी। अब यहाँ प्लस क्यों लिखा मैंने? ये डी टी इज नेगेटिव। डी टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये डी टी इज नेगेटिव। समझ में आया? तो नेगेटिव में पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू उससे कम ही आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि टी इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, करंट उसी तरफ फ्लो होता है जिस तरफ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? यस सर। सो
यहाँ पर थर्मल करंट क्या बनेगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस, ये डी टी नेगेटिव है ना, यहाँ पे माइनस बाद में लगा था के। अब यहाँ पर मैं एरिया कांस्टेंट मान सकता हूँ ना इतने से का, तो ए, ठीक है। डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, डी टी। समझ में आया? टेम्परेचर sir. पहले डेल्टा टी था पूरा, यहाँ और यहाँ का डिफरेंस था, अब बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है dt का, है ना। अब वो dt नेगेटिव में है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस dt। समझ में आया? अपॉन, अब पहले लेंथ थी पूरी l, अब कितनी लिखूंगा मैं, इस क्रॉस सेक्शन में बता रहा हूँ करंट, बस यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक का करंट बता रहा हूँ, करंट भी तो वेरी हो जाएगा ना फिर। सो dt बाई dx। समझ में आया? Yes sir. ये फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए, ये लिखो, इन पे क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। dt बाई dx को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। dt बाई dx को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको मान लेते हैं इधर का 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये लेंथ है मान लेते हैं 10 मीटर, और इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल है 20 वॉट पर केल्विन मीटर। हमसे पूछा फाइंड एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी बता। फाइंड एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 5 सेकंड्स। ट्राई कर रहे हो? Yes sir. Try कर रहे हैं. Point 0.2 चेक कर देना। 0.02 watt. एनर्जी ट्रांसफर्ड मतलब हीट निकालनी है आपको, कितनी ट्रांसफर हुई 5 सेकंड में। तो अगर थर्मल करंट निकाल लें हम तो हीट भी निकल जाएगी। थर्मल करंट का फॉर्मूला क्या था, के ए डेल्टा टी बाई एल, ये था ना। Yes sir. के कितना है 20, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? डेल्टा टी कितना है 100 अपॉन लेंथ कितनी है 10। समझ में आया? Yes sir. तो ये कितना आएगा 2 अपॉन 10, 2 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 2/100, 2/100 आएगा ये, मतलब 1/50 आएगा जूल पर सेकंड या वोट। समझ में आया क्या? Yes अब हमें sir. पता है ये होता है Q बाई टी के इक्वल, तो Q हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा IT इंटू टी, है ना। 1 सेकंड में हो रही है 1/50, 5 सेकंड में कितनी होगी 1/50 इंटू 5। समझ में आया? Yes 1/10 मतलब 0.1 जूल। आया समझ में?
यस सर, 0.1। हमसे पूछा ऑल्सो फाइंड टेम्परेचर एट x इक्वल टू 6 मीटर, यहाँ से 6 मीटर पर यहाँ का टेम्परेचर भी पूछा है हमसे। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, देखो इस में पूरी स्टेडी स्टेट है, तो इस पूरी रोड से हीट करंट जो होगा वो कांस्टेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ कांस्टेंट आएगा ना, इतना फ्लो हो रहा है हीट करंट एवरी सेकंड 1/50 जूल पर सेकंड, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। तो इस रोड को आप अलग से बना लो, यहाँ का टेम्परेचर कितना है T और यहाँ का कितना है 0, है कि नहीं है? और ये फॉर्मूला लगा दो फिर से इस रोड के लिए, क्योंकि करंट तो उतना ही फ्लो हो रहा है ना इसमें भी, समझ में आया क्या? यस। तो क्या बोलूंगा मैं, IT इक्वल टू इधर का टेम्परेचर T है ना, इधर का 0, तो डेल्टा T कितना हुआ? फॉर्मूला ये होता है ना, डेल्टा T कितना हुआ? T। तो क्या लिखूंगा, KA T माइनस 0 अपॉन L। ये लेंथ कितनी है इसकी, ये 6 से, तो ये बचा कितना है, ये 4 है। समझ में आया? अब वैल्यू पुट करो, IT कितना आया था 1/50, K कितना है 20, A कितना है 10⁻⁻4 इंटू T माइनस 0 T अपॉन L कितना है, इसकी लेंथ कितनी है 4। समझ में आया? 4 से 5 टाइम्स, तो T कितना आएगा, ये 10⁻⁻4 उधर 10⁻4 बन जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 250। समझ में आया? यस सर। मतलब कितना आएगा 40 डिग्री 49। सेल्सियस। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। ये आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। देखो टोटल लेंथ है 10 मीटर की, इधर टेम्परेचर 100 इधर 0 है, तो 10 मीटर में टेम्परेचर 100 से 0 हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है इसमें टेम्परेचर चेंज, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। समझ में आया क्या? यस सर। तो यूनिफॉर्मली हो रहा है, तो 10 मीटर में 100 डिग्री का चेंज हो रहा है, तो 1 मीटर में 10 डिग्री का होगा, तो एवरी 1 मीटर में 10 डिग्री कम होगा, तो 6 मीटर के बाद 60 डिग्री कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर? हाँ सर। 40 बचेगा। समझ में आया क्या? यस।